हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। टोटल 2 पार्ट में क्लास 12 फिजिक्स भी डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1, क्योंकि आज से मैं पार्ट 1 को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और पार्ट 1 में टोटल 5 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स। और 5 यूनिट्स में जो सबसे पहली यूनिट है उसको आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पहली यूनिट है क्या? पहली यूनिट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो हमको आज से पहली यूनिट स्टार्ट करनी है। और इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आप सभी को वैसे पता ही होगा, आपके अपने फिजिक्स गुरुजी अमित पांचाल सर, और आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी को। क्या है स्थिर वैद्युतिकी? तो हम लोग बिल्कुल इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, इतिहास से। सही, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, यूनानी वैज्ञानिक, और उनका नाम था थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस, बहुत फटाफट करेंगे। यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक जो थेल्स थे, ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या देखा? यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने ये देखा कि एक पदार्थ है अंबर। अंबर नामक एक पदार्थ होता है। तो इस अंबर नामक पदार्थ को जब हम फर से, किससे? फर माने होता है पंख। ठीक, जब हम एक अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ते हैं, इन्होंने ये देखा अपने प्रयोग में कि जब अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ा जाता है तो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। जादू नहीं है, साइंस है भाई। पहले के लोग इसे जादू समझते होंगे, क्योंकि उस समय उतना विज्ञान का खोज नहीं हुआ। अभी हमको जानकारी है, ये कोई जादू नहीं था, ये विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने देखा कि जैसे ही अंबर को किसी फल से या पंख से रगड़ते हैं तो छोटी छोटी वस्तुओं क्या करने लगता है? आकर्षित। जैसे कि बाल हुए, तिनके हुए भूसे के, देखे होंगे धूल के कण, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इस अंबर नामक पदार्थ की यूनानी भाषा में कहा जाता था बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। यूनानी भाषा में इसको क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। बाद में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक आए। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। अंग्रेजी वैज्ञानिक गिलबर्ट। क्या नाम था बेटा? गिलबर्ट। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना है फटाफट। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक आए गिलबर्ट। उन्होंने सन 1600 में, लगभग सन 1600 के आसपास की बात है, ठीक है, नॉट करेक्ट, बस ध्यान रखने के लिए, लगभग सन 1600 के आसपास एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। उन्होंने इस वर्ड इलेक्ट्रॉन को लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में एक नाम दिया, इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस। ठीक, यही वर्ड जो इलेक्ट्रिकस है, ये बाद में क्या बना? इलेक्ट्रिक। और इसी वर्ड से एक वर्ड की खोजी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत। क्या कहते हैं बेटा? इस इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को हिंदी में कहा जाता है विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत। ठीक, तो है क्या? उन्होंने देखा कि जब अंबर को फल से या पंख से रगड़ते हैं तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है? खींचने लगता है। तो उस अंबर का अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का जो गुण है, इस गुण को ही क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? ये वर्ड याद रखना कि अंबर जब छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है, उसके पास ये जब गुण आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया अंबर के पास आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश आ गया, या अंबर आवेशित हो गया। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अंबर क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, अब परिभाषा की बात करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों के बारे में और आवेशों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी शाखा भौतिक विज्ञान की जिसमें हम आवेशों के बारे में और आवेशों के प्रभाव के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? स्थिर वैद्युतिकी। उसको वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी नहीं कहते। क्या कहते हैं? वैद्युतिकी। वैद्युतिकी क्या? भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जो केवल किसके बारे में अध्ययन करे? आवेशों के बारे में। आवेशों और आवेशों के प्रभाव। जब हम केवल आवेशों और आवेशों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है बेटा? वैद्युतिकी। और एक वर्ड यहां पर जोड़ दें, जब हम केवल किन के बारे में अध्ययन करें? केवल स्थिर आवेशों के बारे में। किसके बारे में? केवल। जब केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जा रहा हो तो भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी।
तो इंट्रोडक्शन हुआ स्थिर वैद्युतिकी का। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? इन शॉर्ट, बहुत जल्दी से, एक वैज्ञानिक थे, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भाई ये पदार्थ होता है अंबर, अंबर को जब पंख से रगड़ते हैं तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को सर खींचने लगता है। उसके इस प्रकार के गुण को सर क्या कहते हैं? उसके इस प्रकार को गुण क्या कहते हैं हम लोग सर? आवेश। कि अंबर के पास आवेश आ गया या अंबर आवेशित हो गया। जब कोई भी वस्तु अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने का गुण प्राप्त कर लेती है तो कहते हैं वस्तु आवेशित हो गई। ठीक है। अब होता क्या है कि जो अंबर नामक पदार्थ है उसको यूनानी भाषा में क्या कहते थे बेटा? इलेक्ट्रॉन। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक आए सन 1600 के आसपास, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। उन्होंने क्या बताया कि लैटिन भाषा में इस शब्द को उन्होंने क्या बनाया? इलेक्ट्रिकस। उसके समकक्ष एक वर्ड बताया इलेक्ट्रिकस। उसी वर्ड से क्या वर्ड बना? इलेक्ट्रिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत। इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत। और इसी से बना एक वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जिसे क्या कहते थे? विद्युत। ठीक है। अब जब हम केवल आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? वैद्युतिकी। केवल आवेशों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस शाखा को कहते हैं वैद्युतिकी। और जब स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश माने रुका हुआ, रुके हुए आवेशों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन? आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश की। ओके, फटाफट इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश क्या होता है और टॉपिक बाई टॉपिक, चूंकि फर्स्ट यूनिट है तो टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। नोट्स आप खुद से बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो आपको नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश क्या है? अरे सर जल्दी मत करिए। अरे जल्दी नहीं कर रहा हूं भैया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपने। ठीक है। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को, कैसे? भिन्न भिन्न पदार्थों को, भिन्न भिन्न पदार्थों को, जब तो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं अन्य छोटी छोटी वस्तुओं क्या करने लगती हैं? आकर्षित करने लगती है, अपनी तरफ खींचने लगती हैं। कैसे? अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दें तो कांच की छड़ छोटे छोटे कागज के टुकड़े, बाल, ठीक है, छोटे छोटे तनिकों को अपनी ओर क्या करने लगती है? खींचने लगती है। उसी प्रकार अगर अंबर, अंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर अंबर को हम फर से रगड़ दें या बिल्ली के क्या कहते हैं रोम से रगड़ दें तो वो क्या हो जाती है? वो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक सूखे बालों से, सूखे बालों से, ये मेरे जो बाल हैं सूखे बालों से अगर हम कंघे को रगड़ दें, कंघी, कंघी आप जानते होंगे, तो उस कंघी को जब रगड़े तो कंघी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगती है? आकर्षित करने लगती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बचपन में हमने किया होगा, टेबल पे बैठ के छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दिया, एक स्केल लिया, उसको बालों पे घिसा, ये देखो चिपक गए। जादू, जादू नहीं था, विज्ञान था। ठीक है, लेकिन हम उसको जादू कहते थे। कोई बात नहीं। ये सब क्या है? इन सब स्थितियों में जब बार बार हम कई वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। हम कहते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस क्षमता को हम कहते हैं कि वस्तु ने आवेश प्राप्त कर लिया है, या दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं? वस्तु आवेशित हो गई है। क्या कहेंगे? आवेशित हो गई है। जब इन भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं, रगड़ते हैं तो पदार्थ अन्य वस्तुओं को, अन्य छोटी छोटी वस्तुओं, ऐसी वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते। क्या करने लगते? आकर्षित करने लगते हैं। तो हम क्या कहते हैं? जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को पदार्थ क्या करते हैं? अपनी ओर खींचने लगते हैं। इस स्थिति हम कहते हैं कि पदार्थ क्या हो गया? पदार्थ ने आवेश प्राप्त कर लिया। पदार्थ ने आवेश प्राप्त कर लिया है। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? या फिर पदार्थ
आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया है। ठीक है, इसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। क्योंकि इस प्रकार वस्तु के पास वस्तु कैसी हो जाती है? वैद्युतमय। वैद्युतमय का शुद्ध भाषा में जो अर्थ है वो है कि वस्तु आवेशित हो गई है और वो अब अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगी? खींचेगी। क्लियर? अब देखिए, ये हो गया आपका वैद्युत आवेश। ठीक है, तो वैद्युत आवेश वस्तुएं, जो वैद्युत आवेशित वस्तुएं होती ना, वैद्युत आवेशित वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर जो बल आरोपित करती हैं। क्या करती हैं? जो बल आरोपित करती हैं, जो बल आरोपित करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत बल कहते हैं। क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट आपको। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए वहां आप कमेंट करके मुझे से पूछ लेना। ओके, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। है क्या कि जो आवेशित वस्तुएं हैं, आवेशित वस्तुएं अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को जिस बल के द्वारा अपनी तरफ खींचती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। हमने क्लास 11 पढ़ा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो सूर्य लगातार एक बल है जो पृथ्वी पर लगाता रहता है। वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई ना कोई बल हमेशा कहीं ना कहीं लगता है। तो ये जो आवेशित वस्तु है, अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींच रही है, उस बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं उस बल को? वैद्युत बल कहते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार। क्या बात करते हैं? आवेशों के प्रकार। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, जिससे आपके नोट्स भी बेहतर होते जाएंगे। और अगर आपके नोट्स नहीं बने तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवेशों के प्रकार। देखिए क्या है, कितने प्रकार के होते हैं आवेश? अरे सर बताइए ना, आप हम लोगों से ही पूछ रहे। अरे बता रहा हूं। देखिए, आवेशों के प्रकार की अगर हम बात करें तो सीधा बता सकता हूं मैं, लेकिन पहले प्रयोग से बात करते हैं। प्रयोग क्या है? पहला प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया भाई? प्रयोग एक हुआ क्या? एक कांच की छड़ ली हमने। क्या ली? कांच की छड़। ठीक, इस कांच की छड़ को हमने क्या करा? रेशम से रगड़ा। किससे रगड़ा बेटा? रेशम से। रेशम के साथ जो इसको रगड़ा गया और फिर रगड़ के ऐसे लटका दिया। ठीक, सपोज करो इस पर एक प्रकार का आवेश आ गया। अभी हमें पता नहीं इस आवेश को हम क्या कहेंगे, अभी मैंने इसका नामकरण नहीं किया। इसका नामकरण नहीं हुआ, बस मान ले रहे हैं। ऐसे हमने एक सिंबल दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक और कांच की छड़ ली। ठीक है, एक छड़ पहली वाली, एक छड़ वाली कांच की दूसरी छड़, कांच की छड़। इसको भी किससे रगड़ा? रेशम से। इसको भी हमने रेशम से रगड़ा और लटका दिया। ठीक है, तो भाई दोनों समान प्रकार की छड़ें हैं और समान प्रकार के पदार्थ से क्या है? रगड़ी गई। तो दोनों पर जो आवेश आएगा वो कैसा होगा? समान प्रकार का आवेश होगा। कैसा आवेश है? समान प्रकृति का आवेश। समान प्रकृति का आवेश। तो प्रयोग से जब देखा, जब इन दोनों छड़ों को पास पास लेकर आए, क्या करा? जब इन दोनों छड़ों को हम पास पास लेकर आए तो दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही थी, मतलब एक दूर दूर हट रही थी। ये दोनों जो छड़ें थी एक दूसरे से दूर दूर हटने का प्रयास कर रही थी। मतलब इनके बीच कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण। कैसा बल? तो समान प्रकृति के जो आवेश इन पर उत्पन्न हुआ है, तो समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है बेटा? जो समान आवेश होते हैं उनके मध्य कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। क्योंकि ये जो छड़ें थी प्रयोग द्वारा हमने देखा एक दूसरे से क्या हो रही थी? दूर दूर जा रही थी। इससे सीधा सा तात्पर्य है, इससे तो सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि जो समान प्रकृति का आवेश होता है वो एक दूसरे से दूर दूर जाता है। ठीक है, या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग एक था। तो क्लियर? अभी इसका नामकरण हो जाएगा, परेशान हो। इतना हमें पता चल गया कि समान प्रकृति के आवेश के मध्य कैसा बल करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ओके, दूसरा प्रयोग क्या देखा?
दूसरे प्रयोग में हमने एक कांच की छड़ की, ठीक है, कांच की छड़ को फिर से वही रेशम से रगड़ा बेटा, रेशम से रगड़ा और उस पर जो आवेश आया जिस प्रकृति उसको एक हमने सिंबल दे दिया। अभी हमें नहीं पता ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, नामकरण होगा, ठीक। और अब ये कांच की छड़ है, काय की छड़ है बेटा, कांच की छड़, ठीक, कांच की छड़, और यहाँ पर है एक रेशम की छड़, सॉरी रबड़ की छड़, काय की है, रबड़, ठीक। तो कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा और रबड़ की छड़ को हमने क्या करा, ठीक, फल या पंख से रगड़ दी, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि ये दोनों छड़े एक दूसरे से निकट आ रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं मतलब इनके मध्य कैसा बल लग रहा है, आकर्षण। हमने देखा क्या, एक कांच की छड़ को जब हमने रेशम से रगड़ा और धागे से बांधकर ऐसे लटका दिया, एक रबड़ की छड़ ली उसको पंख से रगड़ा और उसको भी हमने ऐसे धागे से बांधकर लटका दिया, तो देखा ये दोनों छड़े एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इनके मध्य कैसा बल लग रहा है। इन पर जो आवेश आया है विपरीत प्रकृति का है। विपरीत प्रकृति का क्यों, विपरीत प्रकृति का इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार की छड़ें हैं और दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थों से रगड़ी हैं, तो विपरीत प्रकृति का आवेश इन पर क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अब विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, इन दोनों छड़ों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है, वो प्रयोग से पता किया। प्रयोग में क्या देखा कि जब ये दोनों छड़ें लटकाई गई तो एक दूसरे के निकट आने लगी, पास पास आने लगी, मतलब इनके मध्य कैसा बल है, इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, आकर्षण बल। तो इससे ये पता चला कि जो आवेश है वो केवल दो प्रकृति है, ठीक, अन्य कोई बल नहीं लग रहा है, अन्य किसी बल का अनुभव नहीं हुआ, मतलब दो प्रकार का आवेश होता है, ठीक है। अब बाद में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन से वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने कांच पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको कहा ये आवेश कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश। कैसा आवेश, धनात्मक, इनने उसको नाम दे दिया। और जो रबड़ की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको कहा क्या नाम, ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, उन्होंने कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहा, धनात्मक, और रबड़ की छड़ पर उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहा, ऋणात्मक। प्रयोगों से ये पता किया था, अभी समझा देंगे क्यों इसको ऋणात्मक कहा, क्यों इसको धनात्मक, समझ लेंगे। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि जब समान आवेश होते हैं तो समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल। समान आवेश कैसे, जैसे प्लस और प्लस, ठीक है, या फिर माइनस और माइनस, तो ये समान आवेशों का समूह है। समान आवेश प्लस प्लस, समान आवेश माइनस माइनस, इनके मध्य कैसा बल लगता है बेटा, प्रतिकर्षण। कैसा बल, प्रतिकर्षण, ठीक। लेकिन जो विपरीत आवेश होते हैं प्लस माइनस, उनके मध्य कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। क्लियर है, क्लियर होगा आपको सभी को। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आवेश की, ठीक है। आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा उसके मात्रक के बारे में, कैसी राशि है, क्या उसका मान है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आवेश, तो आवेश क्या है बेटा, आवेश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पढ़ लेते हैं। ये आवेश को एक व्युत्पन्न राशि माना गया, क्योंकि जो धारा थी, क्योंकि धारा, और कौन सी धारा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है बेटा, वैद्युत धारा एक मूल राशि। वैद्युत धारा कैसी राशि है, वैद्युत धारा एक मूल राशि। कैसी राशि है, वैद्युत धारा मूल राशि है। और जो आपकी वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश कैसी राशि है, वैद्युत आवेश आपकी कैसी राशि है बेटा, वैद्युत आवेश आपकी व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि, व्युत्पन्न राशि। तो मात्रक हम निकाल लेंगे, तो मात्रक क्या आएगा, मात्रक क्लास 10 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला था सर, याद करो भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो, पता है सर, आप भूल जाते हो, I बराबर Q/T पढ़ा था ना सभी ने। यहाँ पर जो Q था ये क्या है, आवेश, क्योंकि आवेश को एक सिंबल देते हैं, वैद्युत आवेश है, इसको हम कैपिटल Q और स्मॉल q से व्यक्त कर सकते हैं।
अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं, आप कुछ भी माने, आपको टेंशन नहीं लेनी, ये सिंबल होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, SO क्यों नहीं लिखते, क्योंकि लैटिन भाषा में उसका नाम क्या है, नेट्रियम। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कैपिटल Q भी कह सकते हो, आप स्मॉल q भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, Q इक्वल टू I इंटू टी, क्लियर है। वैद्युत धारा का मात्रक सबको पता है सर, एम्पियर, बहुत आसान है। समय का मात्रक सबको पता है सर, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, आवेश का मात्रक क्या हो गया, आवेश का मात्रक हो गया सर एम्पियर सेकेंड। और इस एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कूलाम। क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड को कूलाम के नाम से भी जानते हैं। तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम। इसका जो SI मात्रक है वो क्या है, कूलाम। SI मात्रक क्या है बेटा, कूलाम। ठीक, अब 2-3 पॉइंट और मैं आपको बताता हूं आवेश के बारे में। जैसे आवेश क्या है, आवेश एक आवेश अदिश राशि है। क्या है, वैद्युत जो आवेश होता है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है सर, सिंपल सा रीजन है सर, अदिश राशि तो वो होती है ना जिनमें दिशा नहीं होती, बिल्कुल यार, वो होती है अदिश राशि जिनमें दिशा नहीं होती। और अदिश राशियों का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। बस यही पॉइंट तो है। इसी पॉइंट के आधार पर हम कहते हैं कि आवेश क्या होता है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है और आवेश शून्य भी हो सकता है। इसीलिए वैद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अच्छा सर, यही रीजन है, बिल्कुल यही रीजन है। इसी रीजन की वजह से जो आवेश होता है वो एक अदिश राशि माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे काफी सारे पॉइंट थे आवेश के बारे में। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका सिंबल C लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल C, भूलना मत, कहीं कहीं इसको केवल C लिख देते हैं, कैपिटल C से इसे व्यक्त करते हैं। आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है, पॉइंट बहुत छोटे छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। किसकी, करें फटाफट, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कॉपी ओपन करके भैया लिखें। ठीक है, नोट्स बनाते जाएं, उससे आपको फायदा होगा, दोबारा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। क्लियर, अभी बना लोगे तो बार बार नोट नहीं करना पड़ेगा, यानी वीडियो भी दिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, बहुत अच्छे। अब बाद में पता चला मैंने नोट्स भेजे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए खुद से नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स जो आपके होंगे ना बहुत अच्छे होंगे, मजा आएगा पढ़ने में। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है भाई, बहुत सिंपल है, ये मॉडर्न थ्योरी भी है। पहले आवेश को बता दिया गया कि वस्तुओं को रगड़ो तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, अन्य वस्तुओं को खींचने लगती हैं, इसको आवेश कहते हैं। ये तो पुरानी जो आपके ओल्ड थ्योरीज थी वो है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या है, आधुनिक परिभाषा क्या है, आधुनिक इसका अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, तो सिंपल है, बहुत आसान। हर एक वस्तु की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं सर, परमाणु कहते हैं। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, आई नो आप सभी लोग बहुत होशियार हैं। देखो परमाणु, परमाणु में क्या होता है सर, छोटी छोटी ना चीजें पूछा करो। परमाणु में एक नाभिक होता है सर, अच्छा तो नाभिक के अंदर क्या होता है भाई, किसी को पता है? अरे सर ये भी कोई बात है सर, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सर, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अरे यार भूल गए, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर, जो चक्कर लगा। अब है क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के भीतर होते हैं, और एक छोटा सा पॉइंट, नाभिक के भीतर जो कण है वो बाहर नहीं निकाल सकते। सर क्यों नहीं निकाल सकते? उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी नहीं भैया, ये नाभिकीय बलों से बने हैं। तो जो नाभिकीय बल है, याद रखना, हम लोग सेकंड फिजिक्स से पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा नाभिकीय बल क्या है। अभी केवल इतना जानो, अपनी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो बल है वो कौन सा है? नाभिकीय बल, सबसे शक्तिशाली। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं नाभिकीय बलों से बने हैं, तो इनको तो भैया तुम बाहर निकाल ही नहीं सकते। क्लियर है? अब बचे इलेक्ट्रॉन भैया, तो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक, अब होता क्या है कि जब इसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है तो परमाणु क्या हो जाता है? आवेशित। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा परमाणु से, परमाणु आवेशित हो जाएगा। नॉर्मली जो परमाणु होते हैं वो वैद्युत उदासीन रहते हैं, इन पर आवेश होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन का आवेश उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो नॉर्मली जो
कोई भी परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन, क्योंकि जितनी मात्रा में उस पर धन आवेश होता है उतनी ही मात्रा पर उस पर क्या होता है बेटा, ऋण आवेश। अरे सर ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि जितना उस पर प्रोटॉनों की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सामान्य अवस्था की बात है। सामान्य अवस्था में क्या होता है, सामान्य अवस्था में अगर किसी परमाणु में देखें, सपोज करिए कोई वस्तु है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, बराबर। ये कोई परमाणु हम मान ले रहे हैं, ऐसे शेप इसका होता नहीं है सर, आप लोगों को इसका शेप चौकोर है ना, समझाने के लिए बताया। तो सामान्य अवस्था में परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। तो इस स्थिति में जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, उदासीन। कैसा होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन जब बाहर से ऊर्जा देते हैं तो बाहर से ऊर्जा देने पर होता क्या है बेटा, जिन परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है, तो वो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। दो स्थितियां बनती है। कौन कौन सी दो स्थितियां हैं, अब दो स्थितियां बन जाती हैं। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसमें क्या होगा, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। ओके सर, प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, हाँ सर याद आ गया, आपने बताया नाभिकीय बलों से प्रोटॉन बना है तो वो तो बाहर आएगा नहीं, बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु पर, अगर किसी परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा हो गई। इसका मतलब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकले। बाहर निकले तो एक ऐसा आवेश हो गया, यही तो प्रयोग था, ये धन आवेश हो गया। इसको क्या कहेंगे, ये परमाणु कैसा है, धनावेशित है। कैसा है, ये परमाणु धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित। क्यों, क्योंकि इसे प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो गई, ज्यादा। ठीक, ये जब आप बाहर से ऊर्जा देते हैं तो जिस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम होगी, उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है तो परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेश। दूसरी स्थिति, एक और स्थिति, तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अब क्योंकि आपस में जब आपने दो परमाणुओं को रगड़ा होगा या दो वस्तुओं को रगड़ा होगा तो एक से तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी पे तो गए होंगे ना। ऐसा तो नहीं एक से निकले तो गायब हो गए, भाई एक से निकले तो दूसरे के पास गए होंगे। जैसे मान लिया आपने कुछ रुपए लिए, कहीं पर खर्च किए, तो आपके जेब से जो पैसे निकले किसी ना किसी के पास तो गए होंगे। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले किसी दूसरे के पास गए होंगे ना। तो दूसरे किसी परमाणु की अगर हम बात करें, एक और एक परमाणु मान लिया, अब इस परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक्स्ट्रा, पहले क्या थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल सिंपल है, उसमें क्या था, सही तो कह रहे हैं आप, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, बराबर थी। हाँ सर याद आ गया। अब जैसे इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी ना, मैं समझ रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। सर बढ़ गई तो क्या होगा, अरे भैया बढ़ गई तो इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश, ऋणात्मक। ये हो जाएगा ऋणावेशित। परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। तो जिस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, वो परमाणु कैसा होता है, धनावेशित। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है, ज्यादा, तो वो परमाणु कैसा होता है, ऋणावेशित। और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, वो परमाणु कैसा होता है, उदासीन। इसी प्रकार से आपका जो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर कोई परमाणु उदासीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है, उसका मतलब बेटा ये है कि आवेश की जितनी धनात्मक मात्रा उस पर उपस्थित है उतनी ही मात्रा पर उस पर ऋण आवेश भी क्या है, उपस्थित है। कहने का मतलब किसी वस्तु पर जितना धनावेश उपस्थित है उतना ही ऋण आवेश उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु कैसी है, उदासीन है। लेकिन जब किसी वस्तु पर अधिक मात्रा में धनावेश या अधिक मात्रा में ऋण आवेश पहुंच जाता है तो वस्तु धनावेशित या ऋणावेश हो जाती है। और कैसे, अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हुई, कमी। आप देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या होती है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ध्यान से रखना है पॉइंट यार। किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है
तो परमाणु क्या हो जाता है बेटा, धन आवेश। कैसा हो जाता है, धन आवेश। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है बेटा, अधिकता हो जाती। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, ऋण आवेश। तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो हम कह सकते हैं वस्तु कैसी है, आवेशित है। यही डिटेल था, ये मॉडर्न थ्योरी है कि किसी वस्तु पर, किसी परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो हम कह सकते हैं वो परमाणु या वो वस्तु कैसी है, आवेशित है। ध्यान से समझो एक बार परिभाषा। अगर कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु निश्चित रूप से आवेशित है, या उस वस्तु ने या उस परमाणु ने आवेश को प्राप्त कर लिया है। क्लियर है ना। और एक चीज याद रखना, आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्यों सर, हाँ सर याद आया, आपने ही तो बताया था, क्योंकि प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है ना। आवेशों का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेंगे, इन शॉर्ट नोट कर लेंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश बता दूं, उसके बाद आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और 2 प्रकार के और 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ना, चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में भी हम जानेंगे, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको इन तीनों के आवेशों के बारे में बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है। और आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, कैसे हम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, आवेशों के गुण और कूलाम का नियम, ये टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का यही फिनिश करते हैं। बस 3 चीजें और मैं आपको बताने वाला हूँ, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके भाई, किसी परमाणु में 3 कण होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। कैसा कण है, इधर लिख देता हूं मैं, ऋणावेशित कण। कैसा कण, ऋणावेशित कण। ठीक, प्रोटॉन कैसा कण है बेटा, धनावेशित कण, धनावेशित कण। और ये उदासीन कण, कैसा है, उदासीन कण। ठीक, और इन दोनों कणों को हम नाभिकीय कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय कण। क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, क्यों कहते हैं नाभिकीय कण, क्योंकि ये नाभिक के भीतर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, इसीलिए इनको नाभिकीय कण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश होता है इस पे, ये ऋणावेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धनात्मक कण है, P+, इसे रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, +1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ठीक इसी तरीके से आपका जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है, तो इसका आवेश होता है 0। न्यूट्रॉन कैसा कण है बेटा, उदासीन कण है, तो इसका आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो ये यहाँ पर आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। छोटी छोटी चीजें आपने नोट की होंगी, ये भी छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना तीनों। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसके आगे समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने ना किया हो, जिससे आपको नए नए वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, और सारे स्टूडेंट को शेयर करो, इससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर्स का लाभ ले पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, और सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें।